बीए सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सोनकर, इतिहास विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज हम लोग बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के पतन पे। तो देखें कि भारत में मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद लंबे समय तक एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सका। इस कमी को पूरा करने का प्रयास कुषाण शासकों एवं सातवाहनों ने किया, किंतु वह उत्तर भारत और दक्षिण भारत तक ही सीमित रह गए। इस तरह हम देखते हैं कि इस राजनीतिक विखंडन का सामना करने के लिए मुख्य रूप से तीसरी शताब्दी में भारत के 3 क्षेत्रों में 3 नए राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में नागशक्ति, दक्कन में वाकाटक राजवंश एवं पूर्वी भारत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। गुप्त साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारत को एक शासन सूत्र में बांधने का कार्य भी इन्होंने किया। इस राजवंश के विभिन्न राजाओं ने अपने विजय अभियान में केवल भारत के क्षेत्रों की ही विजय नहीं की, बल्कि भारत के बाहर भी अपनी विजय पताका फहराई थी। इस तरह गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण राजा चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य द्वितीय के पराक्रम से स्थापित गुप्त साम्राज्य लगभग 2 शताब्दियों तक निरंतर उत्थान करता गया, लेकिन उसके पश्चात शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। इस साम्राज्य का पतन इस राजवंश के शक्तिशाली राजा स्कंदगुप्त के 467 ई में मृत्यु के उपरांत शुरू हुआ, जिसमें बाद में बहुत तेजी से हम देखें तो विकास हुआ। इस साम्राज्य का पतन को स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने कुछ समय तक रोकने का प्रयास किया, किंतु वह 550 तक ही इसे रोकने में सफल रहे और 6वीं शताब्दी में हम देखें तो इस राजवंश का पतन हो गया। और इनके पतन के संबंध में विद्वानों में अलग अलग मत है। तो हम देखें कि गुप्त पतन के निम्नलिखित कारण विद्वानों ने बताए हैं, जिसमें अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी, आंतरिक संघर्ष, केंद्रीय शक्ति का दुर्बल होना, प्रशासनिक पदों का आनुवंशिक होना, प्रांतीय एवं प्रांतपति एवं सामंतों को विशेष अधिकार देना, हूणों का आक्रमण एवं बौद्ध धर्म का प्रभाव। तो हम लोग देखें कि गुप्त साम्राज्य के पतन का जो तत्कालीन कारण था, स्कंदगुप्त के पश्चात शासन करने वाले राजाओं में योग्यता, कुशलता आदि का अभाव था, जबकि स्कंदगुप्त के पूर्व के राजाओं में देखें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त आदि ने बड़ी ही दूरदर्शिता पूर्वक कूटनीतिक ढंग से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन उसके बाद के राजाओं में कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त आदि में देखें तो इन गुणों का अभाव था, जिसके कारण उनकी निर्बलता के कारण इस राजवंश का पतन असंभावित हो गया था। इसके बाद हम देखें तो आंतरिक संघर्ष गुप्त साम्राज्य के पतन में यह भी एक मुख्य कारण था। राज परिवार में सिंहासन के लिए होने वाला संघर्ष, क्योंकि गुप्तों के शासन के उत्तरार्ध में हम देखें तो गुप्त साम्राज्य लगभग 3 भागों में विभक्त हो गया था, जिसमें मगध में नरसिंहगुप्त वालादित्य, बंगाल और पूर्व के भागों में वैन्यगुप्त तथा मालवा और पश्चिम के भागों में देखें तो भानुगुप्त का शासन था। ये सभी एक ही समय में शासन का संचालन किए थे, और जिसके कारण आप देखें
एक विशाल साम्राज्य, एक संगठित साम्राज्य भिन्न भिन्न भागों में बंटने के कारण भी इस साम्राज्य का पतन हो गया था। इसके बाद केंद्रीय शक्ति का दुर्बल होना, तो हम देखें कि खासकर गुप्त साम्राज्य के पतन में यह भी एक कारण माना जाता है। और उसके इस दुर्बलता का लाभ उठाकर उनके प्रांतीय शासकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, जिससे इनके सुदूर प्रांतों पर शासन करना अब लगभग असंभव हो गया था। इन प्रांतों ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी समय के साथ, जिसमें पश्चिम में वल्लभी, मालवा और उत्तर में थानेश्वर, कन्नौज तथा पूर्वी भारत में देखें तो गौंड के शासकों ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इन शासकों ने अपने साम्राज्य विस्तार की अभिलाषा में बहुत ज़्यादा चोट गुप्त साम्राज्य को पहुंचाई, जिसके कारण देखें तो गुप्त साम्राज्य सदैव के लिए उसका पतन हो गया था। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक पदों का आनुवंशिक होना, तो इस पीरियड में हम देखें कि खासकर गुप्तों के शासन के उत्तरार्ध में जो उनके भिन्न भिन्न पद थे वह कहीं न कहीं आनुवंशिक हो गए थे, जिसमें हम देखें तो हरिसेन जो एक महादंडनायक था, उसके पिता ध्रुवभूति भी इसके पूर्व उसी पद पर विराजमान थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त के सचिव वीरसेन के संबंध में भी यह जानकारी प्राप्त होती है कि उसके पूर्व उनके पिता भी उसी पदों पर कार्यरत थे। इसके अलावा हम देखें तो कुमार गुप्त के एक मंत्री पृथ्वीसेन के संबंध में यह जानकारी प्राप्त होती है कि उस पद पर भी उसके पिताजी पहले से कार्यरत थे। तो हम यह देखते हैं कि इन पदों का आनुवंशिक होने के कारण कभी कभी अयोग्य व्यक्ति प्रशासनिक पदों पर आसीन हो जाते थे, जिससे शासन का संचालन करने में एवं प्रशासनिक कार्यों में कहीं न कहीं शिथिलता दिखाई देती थी, जिससे गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। इसके अलावा हम देखें तो प्रांतपतियों एवं सामंतों का विशेष अधिकार, तो इस पीरियड में प्रांतपतियों एवं सामंतों को विशेषाधिकार, तो हम देखें गुप्त काल में इन प्रांतीय शासकों को विशेषाधिकार प्राप्त था और गुप्त काल में प्रांतीय शासक राज्यपाल होते थे और इन प्रांतीय शासकों को एवं सामंतों को राज्य द्वारा विशेष अधिकार दिया गया था, जिसके कारण वह राजा के समान ही वैभवपूर्ण जीवन यापन करते थे। यह लोग महाराज की उपाधि धारण करते थे। इसके अतिरिक्त सामंतों को सेना रखने का अधिकार था और उनके अधिकार क्षेत्र की जनता से कर वसूलने का अधिकार था। इसके अलावा प्रांतपति विभिन्न पदों का स्वयं नियुक्ति करते थे और इसके लिए केंद्रीय शक्ति से किसी प्रकार का परामर्श नहीं लेते थे, जिसके कारण आप देखें कि नए दायित्वधारी केंद्र की अपेक्षा प्रांतपतियों के प्रति उत्तरदायित्व थे और उन्हीं के प्रति वह स्वामी भक्ति रखते थे। इसके अलावा हम देखें तो उस समय दान की प्रथा भी प्रचलित थी, जिसमें राजा भूमि का दान देता था और उस भूमि को दान में प्राप्त करने वाला व्यक्ति का उस भूमि पर संपूर्ण अधिकार उसका हो जाता था। इस व्यवस्था ने राज्य को आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से देखें तो हानि पहुंचाया था और इस व्यवस्था ने जहां एक ओर राज्य की आय कम की, वहीं दूसरी तरफ दान प्राप्त करता व्यक्ति समय के साथ छोटे छोटे राजा बन गए और बाद में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस प्रकार देखिए कि यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था गुप्त साम्राज्य के पतन में। इसके बाद हूणों का आक्रमण, तो हम देखें शक्तिहीन सत्ता को देखकर ही विदेशी आक्रमणकारियों का मन बढ़ता है। जब तक गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पे था उस समय तक किसी भी बाहरी आक्रमणकारियों ने उनके राज्य पर आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया, किंतु स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ
और उसे भी हुड़ों को भी मात खानी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद के गुप्त शासकों में कहीं न कहीं कमजोरी दिखाई दे रही थी, जिससे हुड़ों ने उनके राज्य पर बार बार आक्रमण कर दिया और इससे गुप्तों की जो शक्ति थी वह क्षीण हो गई। इस संबंध में कुछ विद्वानों का मानना है कि हुड़ों के आक्रमण को गुप्त साम्राज्य के पतन का मूल कारण बताया है, परंतु आर.सी. मजूमदार ने बड़े तर्कपूर्ण ढंग से यह कहा है कि हुड़ों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन में सहायक कारण तो थे, लेकिन मुख्य कारण नहीं थे। स्कंदगुप्त ने हुड़ों को उस समय पराजित किया था जब हुड़ अपने चरमोत्कर्ष पे थे, शक्तिशाली अवस्था में थे। उसके बाद लगभग 50 वर्षों तक हुड़ों ने भारत की तरफ नज़र नहीं उठाई और जब उनके आक्रमण पुनः शुरू हुए तो उस समय देखें तो गुप्त साम्राज्य अपनी आंतरिक दुर्बलताओं के कारण स्वयं दुर्बल हो गया था और हुड़ शासक तोरणमाल और मिहिर कोल ने निसंदेह भारत में बहुत अंदर तक प्रवेश किया तथा मगध तक उनके आक्रमण हुए थे, परंतु उस समय वे शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के सामने नहीं थे, बल्कि आंतरिक दुर्बलताओं से ग्रस्त गुप्त साम्राज्य तथा उनके अधीन या स्वतंत्र प्रांतों के सामने या उनसे मुकाबला खासकर हुड़ों का था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हुड़ों के आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को दुर्बल नहीं बनाया, बल्कि गुप्तों की दुर्बल स्थिति के समय हुड़ों का आक्रमण हुआ था। तब भी गुप्त शासकों ने हुड़ों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया, लेकिन यह बात भी है कि हुड़ों ने गुप्त शासकों के आर्थिक एवं सैनिक क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया और इस प्रकार सहायक रूप में गुप्त साम्राज्य के पतन में हुड़ों का आक्रमण भी था। इसके बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव तो हम देखें, प्रारंभिक गुप्त शासक वैष्णव मतानुयायी थे, मगर कुमार गुप्त के प्रथम के समय से ही देखें तो उनके परिवार पर बौद्ध धर्म का निरंतर प्रभाव बढ़ने लगा था और इस धर्म के प्रभाव के कारण गुप्त शासक साम्राज्य विस्तार की अपेक्षा पुनर्जागरण के कार्यों में लग गए थे, जिसके कारण उन्होंने अपने राज्य के चैत्यों विहारों को सजाने में ही अपना गौरव माना और उससे निरंतर उनकी जो युद्ध कुशलता थी उसमें कमी आने लगी। और इस संबंध में इतिहासकार एस.सी. राय चौधरी ने कहा है कि बाद के गुप्त शासकों का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव ही गुप्त साम्राज्य के पतन का मूल कारण था। इस तरह हम देखें कि खासकर निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस पतन का कोई निश्चित मुख्य कारण नहीं था, बल्कि उपरोक्त सभी कारणों ने मिलकर गुप्त साम्राज्य का पतन किया था। इस संबंध में रमेश चंद्र मजूमदार का मत है कि गुप्त साम्राज्य के पतन में उन्हीं परिस्थितियों का योगदान था जो मौर्य साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के पतन में था। वास्तव में देखा भी जाए तो विभिन्न दृष्टिकोणों से गुप्त साम्राज्य का पतन मुगल साम्राज्य के पतन से समानता रखता है, क्योंकि दोनों ही साम्राज्य में गिरावट और पतन का मुख्य कारण राज परिवार के आंतरिक संघर्ष थे और अधीनस्थ शासकों एवं प्रांतीपतियों के विद्रोह थे। और इसके साथ ही देखें तो विदेशी आक्रमण भी प्रमुख रूप से सहायक थे। इस तरह इन सभी परिस्थितियों ने गुप्त साम्राज्य का पतन किया था और जिससे जो गुप्त साम्राज्य भारत के विशाल क्षेत्रों में ही अपने प्रभाव नहीं स्थापित की थी, बल्कि भारत के बाहर भी स्थापित की थी, जिसे भारतीय इतिहास में स्वर्णकाल के रूप में भी जाना जाता है। मगर दुर्भाग्य से उनके कमजोर उत्तराधिकारी, केंद्रीय शक्ति की दुर्बलता, प्रांतपतियों का विद्रोह एवं बौद्ध धर्म के प्रभाव तथा बाहरी आक्रमणकारियों के कारण इस साम्राज्य का पतन 6वीं शताब्दी में हो गया था। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।